हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका आपकी यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। संख्या सिद्धांत के इस सीरीज में हम एक और वीडियो के साथ पुनः आ चुके हैं। इस क्लास में हम संख्या सिद्धांत से संबंधित बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां लेने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जातीय मान, स्थानीय मान को इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस क्लास में परिमेय संख्या को ले रहे हैं। परिमेय संख्याएं जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों, रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q का मान कभी भी किसी भी दशा में 0 नहीं हो सकता। लिख देता हूं इस परिभाषा को, आप भी इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं और अर्थात जो q है और q बराबर नॉट 0, ये चीज हमें जानना है। अर्थात परिमेय संख्या बराबर p/q, जहां q बराबर नॉट 0, ये हमें ध्यान रखना होगा। बाकी चीजें मैंने परिभाषा में सम्मिलित कर दिया है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं यहां पर। थ्री अपॉन 5, 3/5, 6/5, ऋण 11/15, 7/9 आदि। कुछ भी ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो हर है वो किसी भी दशा में 0 नहीं होना चाहिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसमें एक चीज हमें और याद रखना है, जब हम परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हों तो जो इसका दशमलव निरूपण होता है दोस्तों, मैं इसको मिटाना ही पड़ेगा मुझे क्योंकि स्पेस का अभाव है। यहां पर हमें
इसके दशमलव निरूपण को भी समझना होगा। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो हमेशा शांत होता है। जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे होंगे 0.3 बार, इसका मतलब ये हुआ कि 0.3333 डैश डैश डैश। तो यहां पर ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। हमें यह समझना है कि जो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है वो दशमलव के बाद किसी एक संख्या की या संख्याओं के समूह की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात वो संख्याएं लगातार आती हैं। जैसे हम इसी उदाहरण में देख पा रहे हैं कि जो 3 है ये बार का चिन्ह है। इसका मतलब ये कि जो 3 है वो लगातार बार बार आ रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार शांत होता है, या तो ये कह दें या तो ये कहें कि कोई एक संख्या लगातार रिपीट होती है। दशमलव के बाद वाली कोई एक संख्या या कि संख्याओं के समूह जो हैं वो रिपीट होते हैं। यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। 5/6 इक्वल टू 0.8333 डैश डैश डैश। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि 8 दशमलव के बाद 8 के बाद वाली जो संख्या 3 है वो लगातार आ रही है। तो हमने एक बात कही कि जो दशमलव के बाद वाली कोई एक संख्या लगातार रिपीट होगी तो वो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। ये 5/6 की वैल्यू है। मुझे लगता है आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार शांत होगा, ये चीज हमें याद रखना है। दूसरी चीज हमें ये समझना है शांत होने का कि दशमलव के बाद वाली कोई एक संख्या लगातार रिपीट होगी। इसको मैं दिखा भी देता हूं आपको कि ये कैसे परिमेय संख्या है। आपको शायद यहाँ डाउट रह गया होगा, तो इसी को मैं पकड़ के आपको यहाँ पे दिखाता हूं। 0.3 को, इसको मैं P/Q के रूप में लिख करके आपको बताता हूं। और यदि मैं P/Q के रूप में लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये परिमेय संख्या है। ओके, तो यहां पर हमें ये याद रखना है कि हम सबसे पहले ये 0 को भूल करके, दशमलव को भूल करके जो भी संख्या हम उसे पूरा लिख लेते हैं। बटे में जिस संख्या के ऊपर रिपीट चिन्ह लगा है उसके ही बराबर, जैसे एक संख्या पर रिपीट चिन्ह लगा है तो हम बटे में 1 9 लिख देंगे। अब यहां पर ये इसका जो है ये दूसरा रूप आ चुका है 3/9। और आप देख पा रहे होंगे कि 3/9 एक परिमेय संख्या है। मैं इसको और सरल कर दूं तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9, तो ये 1/3। अब आप जान गए होंगे कि यहाँ पे ये जो P/Q के रूप में हमने इसको लिख लिया, तो जो 0.3 है वो P/Q के रूप में आ चुका है, जहां पे P की जो वैल्यू है वो 1 और जो Q की वैल्यू है वो 3 है। तो इस प्रकार से ये साबित हो रहा है, ये सिद्ध हो रहा है कि जो P/Q अर्थात 1/3 है वो एक परिमेय संख्या है, जो कि किसकी वैल्यू हुई बच्चों? 0.3 बार की वैल्यू हुई। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है इसी पर, अपरिमेय संख्याएं। जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर
कहते हैं। तो सीधा सा उस परिभाषा का ये अपोजिट है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसी के बारे में थोड़ा सा और एक इंफॉर्मेशन हम लिख लें यहां कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सदैव अनावर्ती, जिसे हम संक्षेप में कहें तो अशांत, अनावसानी, अनावर्ती होता है। इसके हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां पर। एग्जाम्पल √3 अर्थात करणी 3, करणी 5, 2 धन करणी 3 आदि। तो इस तरह से हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में ये याद रखना है कि जो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर बात करूं एक करणी 3 की, तो करणी 3 का जो इसका हम प्रसार करें तो वही इसका मान आ जाएगा 1.73205 डैश डैश डैश, मतलब ये इसी क्रम में आगे बढ़ती जाएंगी। और यहां पर दशमलव के बाद वाली कोई एक अंक या अंकों का समूह एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति नहीं होगी, अर्थात रिपीट नहीं होगी। इसलिए ये करणी 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी क्रम में मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं। करणी 6 भी इसी श्रेणी में है, अपरिमेय की श्रेणी में, जिसका मान यहां पर मैं लिख पा रहा हूं 2.4494 डैश डैश डैश। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दशमलव के बाद कोई एक अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम इनके दशमलव प्रसार को अनावर्ती कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी, अनावर्ती या अशांत दशमलव प्रसार होता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मुझे लगता है आपको अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, अभी तक हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ लिया है। आपको छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई कि परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, एक बात ये याद रखना है। दूसरी बात ये परिमेय संख्या के बारे में याद रखना है दोस्तों
कि जो इसका दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, अर्थात अनावसानी आवर्ती होती है। कहने का तात्पर्य ये कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं उनमें से कोई एक संख्या या कोई एक अंक या कि एक से ज्यादा अंक एक निश्चित क्रम में रिपीट होंगी, तो इसलिए इसके दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या की श्रेणी में आती हैं। फिर हमने पढ़ा बच्चों अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है या अनावसानी अनावर्ती होता है, जैसा कि आपको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। तो चलिए इसी क्रम में हम वास्तविक संख्याओं की बात भी कर लें। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिसे इंग्लिश में रियल नंबर, रियल नंबर्स कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूं रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो जो अभी हमने पिछली जो संख्याएं पढ़ी परिमेय और अपरिमेय, कुछ और नहीं, बस वही दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि रियल नंबर्स परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, या हम संग्रह की जगह समूह भी कह सकते हैं, यदि ये दोनों संख्याएं एक साथ हों तो उसे हम क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्याएं बोल देंगे। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को या समूह को या संघ को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। पर हम वास्तविक संख्याओं के जो एग्जाम्पल हैं वो भी लिख देते हैं। करणी 2 -7/5, करणी 3, करणी 7, करणी 5 आदि। तो कहने का तात्पर्य आपको बिल्कुल भी स्पष्ट हो चुका होगा कि जो परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम स्थानीय मान और जातीय मान को बताने वाले हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो चलिए हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। यहां पर तो मैं लिख देता हूं पहले जातीय मान, जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। दोस्तों ये जातीय मान जो है ना, ये किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का वह मान होता है, इसका स्वयं का जो मान होता है, इसका जो निजी मान है, जो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अपरिवर्तित रहता है, कहीं पर भी नहीं बदलता है, वह उस संख्या का या दी गई संख्या का जातीय मान कहलाता है। चाहे आप उसको
हजार की संख्या में रख दें, हजारवें स्थान में रख दें, दहाई के स्थान पर रख दें, इकाई के स्थान पर रख दें, कहीं पर भी रखेंगे, उस दी गई संख्या का जो जातीय मान होता है वह उसका स्वयं का मान होता है। जैसे मैं बात करूं 5 की, तो 5 चाहे आप इकाई में रख दें तब भी 5 को आप 5 ही पढ़ेंगे, आप लाख के स्थान पर रख दें तब भी उसका जो जातीय मान होगा वो 5 ही होगा, दहाई के स्थान पर रख दें तब भी वो 5 होगा, सैकड़े के स्थान पर रख देंगे तो 5 को कभी आप 8 नहीं पढ़ेंगे बच्चों। तो मुझे लगता है आप जातीय मान को समझ चुके होंगे। चलिए मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं। जातीय मान किसी संख्या का या अंक का उसका निजी मान होता है। निजी मान होता है जो किसी भी दशा में नहीं बदलता, चाहे उस अंक का स्थान कोई भी हो, कोई भी हो या कुछ भी हो। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहां पर हम बात करें 8 की, तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो 8 है वो अपन दहा लेंगे तब भी हमें क्लियर हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़े में, सैकड़े में है फिर भी इसका जातीय मान 8 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का मान उसके स्थान पर डिपेंड नहीं करता, उसके स्थान पर आश्रित नहीं रहता, यह उसका निजी मान है। ये 8 यदि मैं यहां पर रख दूं लाखवें स्थान में तब भी ये 8 ही पढ़ा जाएगा। इस 8 को मैं कभी 7 नहीं पढ़ सकता, इस 8 को कभी मैं 3 नहीं पढ़ सकता, इस 8 को कभी मैं 5 नहीं पढ़ सकता, 8 को सदैव 8 ही पढ़ता हूं। तो इसलिए जातीय मान वह मान होता है, उस संख्या का अपना स्वयं का मान होता है, उसका निजी मान होता है, जो कि किसी भी स्थान पर होने पर भी अपरिवर्तित रहता है। और हम दूसरे उदाहरण से समझें। यहां पर यदि हम 5 का जातीय मान की बात करें तो 5 का जातीय मान 5 ही है, 4 का जातीय मान 4 भी है, 3 का जातीय मान 3 ही है, 7 का जातीय मान 7 ही है। मुझे लगता है अब जातीय मान तो आप समझ ही चुके होंगे कि किसी भी संख्या का जातीय मान उसका अपना निजी मान होता है, जो कि किसी भी स्थान पर होने पर भी बदलता नहीं है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी संख्या का स्थानीय मान वह मान होता है जो उस संख्या के या उस अंक के स्थान पर डिपेंड करता है। किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो उस अंक के स्थान पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, आश्रित होता है। जैसे
यहां पर मैं बात करूं 3 की, तो 3 का जो जातीय मान है वो तो 3 ही है, लेकिन जो इसका स्थानीय मान है वो अब इसके स्थान पर डिपेंड करेगा। मैं बात करूं 3 के स्थानीय मान की, तीन का स्थानीय मान बराबर 3 गुणे यह किस स्थान पर है, तो अपन देख रहे हैं कि यह हजारवें स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार का आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो आपको जो मान मिलेगा वो 3000 मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 3 का स्थानीय मान है वो 3000 है। हम बात करें 7 की, सात का स्थानीय मान बराबर क्या, 7। अब इसका ये किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, तो हम 7 गुणे 1 करके इसका स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। 7 एकम 7, तो 7 का जो स्थानीय मान है वो 7 प्राप्त हो रहा है। हम बात करें 5 की, मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। मैं देखा करता हूं कि बच्चे अक्सर इन टॉपिक्स को देख करके भागते हैं, डर जाते हैं कि अरे बप्पा रे ये स्थानीय मान क्या होगा, इसका जातीय मान क्या पूछ लिया सर ने, हैं? ये तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछ दिए सर, जबकि इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि गणित की आधारभूत आधार है। तो इसलिए हमें ये सारी टॉपिक्स जब क्लियर रहेंगे ना, तब हम जब गणित पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही आनंद आएगा। तो जो 5 का स्थानीय मान हुआ, 5 हम देख लें कहां पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े पर है, तो 5 गुणे सैकड़ा अर्थात 100, तो 500। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 3 का हजारवें स्थान पर था तो स्थानीय मान उसका 3000, 5 सैकड़े के स्थान पर है तो उसका 500 हो गया, 7 इकाई पर है तो उसका 7 एकम 7 हो गया। मैं 6 को शायद नहीं लिखा, 6 को भी लिख देता हूं, चलिए 6 का स्थानीय मान छह का स्थानीय मान 6 गुणे सैकड़े में है, सॉरी 6 हमारा दहाई पर है तो 6 दाहम 60 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने स्थानीय मान को बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमने समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। वैसे इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इन टॉपिक्स पर डाउट्स हैं। और चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और छोटी चीजें लेकिन महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम इसी सीरीज में देने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करें गुणनखंड क्या होती है, गुणज क्या होती है, तो चलिए समझते हैं लिख करके इसको। गुणनखंड, बहुत सारे बच्चों को गुणनखंड और गुणज में ही डाउट्स हो जाते हैं कि गुणनखंड और गुणज शायद एक ही होंगे, ये क्या होंगे, है ना। तो मैं इसे आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, फैक्टर। तो इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से पहले आपको समझा दूं। जैसे मैं बात करूं यहां एक बहुत छोटा सा उदाहरण, 2, तो 2 के कितने सारे गुणनखंड हैं, तो 2 एकम 2। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2 के जो है 2 गुणनखंड हुए, 1 2 और 1 1 हुआ। फिर मैं 3 की बात करूं तो 3 गुणे 1, तो 1 ये 3 गुणनखंड हो गया और 1 1 हो गए, तो इसके भी 3 के भी कितने गुणनखंड हो गए, 2। हम बात करें 4 की, तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4,
इसको इस तरह से लिख लीजिए, 3,1 ऐसे लिख लें, 2,1। तो हम इन छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से गुणनखंड को समझ सकते हैं कि गुणनखंड क्या होती है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो संख्या होती है वो जितनी भी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 2 है वो 2 और 1 अर्थात 2 संख्या से विभाजित हो रही है, 2 संख्या से विभाजित हो रही है। तो इस 2 के 2 गुणनखंड हुए, 3 भी 2 संख्याओं से विभाजित हो रही, तो 3 के भी 2 गुणनखंड, एक 3 और एक 1 हुआ। 4 यहाँ पे 3 संख्याओं से विभाजित हो रही है, 1, 2 और 4 से, तो 4 के भी कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए। तो गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हैं। क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख भी लेते हैं इसी क्रम में। गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं होती हैं जिनसे दी गई संख्याएं पूर्णतः कट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं। जैसे हम बात कर लें एक बड़ी सी संख्या लेकर के 36 जो 36 के गुणनखंड हैं उसे देख लें। तो हम सबसे शुरू से लेते हैं। एक 36 में 36 यहां पे लिख दूं इसके सीधा में, एक के 2 36 के 2 गुणनखंड मिल चुके हैं, 1 और 36, फिर 2 18 18 दूनी 36, तो ये 2 और मिल गए, फिर 3 12 तिहाई 36, फिर 4 4 नैया 36, मुझे लगता है सारे गुणनखंड आ चुके हैं इसी के अंतर्गत। 4 नैया 36, 5 से तो है नहीं, 6 6 छंगे 36, 6 छंगे 36, 9 चौको 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। तो हमने क्या देखा कि 36 के जो गुणनखंड है वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। तो ये सारी संख्याएं 36 के गुणनखंड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी संख्याएं जो हैं वो 36 को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन अपने पास रखें। ओके? और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और हमारी इस शिवा क्लासेस नाम के चैनल को
सपोर्ट करें। आगे हम बात कर लेते हैं गुणज की। जिसे इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। तो मल्टीपल कुछ और नहीं होता दोस्तों, मल्टीपल किसी भी दी गई संख्या का टेबल होती है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझ लें। पहले मैं 3 का गुणज, 3 के गुणज की बात करूं, 3 का गुणज, तो इसी का टेबल ही इसका गुणज कहलाएगा 3 का। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 आदि। आगे और भी है, 27 है, 30 है, 33 है, 36 है। तो ये सारी जो है वो 3 की क्या होंगी, गुणज होंगी। तो यहां पर हम गुणज को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो आप उदाहरण से भी समझ चुके होंगे कि 3 के जो गुणज होते हैं वो क्या होंगे। तो दी गई संख्या का सिंपल से यदि हम परिभाषा की बात करें गुणज की, तो गुणज वे सारी संख्याएं, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। किसी संख्या का गुणज वे संख्याएं होती हैं जिसमें संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है। किसी संख्या का गुणज, जहां ऐसे देख कर समझिए इसको, किसी संख्या का गुणज वे सारी संख्याएं होती हैं जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो आज हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, गुणनखंड और गुणज के बारे में चर्चा की। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।